अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल एक बार मुस्कुरा दो आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो भी एक मामूल की ही सुबह थी। 22 साला आमिर शावर लेने वॉशरूम में घुसा हुआ था। अलार्म तो अपने वक्त पर ही बजा था, मगर उसे स्नूज़ करते करते ही वो 8:30 पर ले आया था। 9 बजे उसकी क्लास थी। वो एफसी कॉलेज से बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा था। ये उसका लास्ट सेमेस्टर था। 19 साला आंशा का इसी साल पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। सो उसकी तो सज-धज में ही घंटों लग जाते थे। उसकी बहन भी बस आने ही वाली थी और 17 साला आइस इस साल सेकेंड ईयर के पेपर्स दे रहा था। सबसे पहले दो दो सीढ़ियाँ पलांगता हुआ वही नीचे उतरा था। मॉम, जल्दी जल्दी 10 मिनट रह गए बस, वो किचन में दाखिल होते हुए जोर से बोला। उसके पीछे ही आंशा भी अपने कमरे से निकल आई। मॉम, मेरी वैन आने वाली है, प्लीज़ पहले मुझे नाश्ता दे दें। सादिया बच्चे, सबसे पहले मुझे मेरी चाय दे दो, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। सुरैया बेगम टीवी लाउंज में सोफे पर बैठी थी। आंशा, ये पकड़ो अपना पराठा और ऑमलेट, और चाय बाहर टेबल पर है। आइस, क्या लोगे? उसने जल्दी से सुरैया बेगम का कप भरा था। हाफ फ्राई, साथ ब्रेड। ब्रेड बाहर है, हाफ फ्राई बस आया, वो बोली। आंशा की वैन आ चुकी थी। तभी आमिश भागता हुआ नीचे उतरा था। कैसी हैं दादी माँ? उनके आगे सर झुकाते हुए वो जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ आया। उसकी कॉफ़ी का मग टेबल पर पड़ा भाप उड़ा रहा था। अभी वो कुर्सी खींचकर बैठा ही था जब वो उसके आगे ब्राउनी का एक टुकड़ा रख गई। कमाल है भाई, भाई को तो एक लम्हे में नाश्ता दे दिया, और मैं जो आधे घंटे से चीख रहा हूँ वो। मॉम, आइस तड़प कर उसके पीछे किचन में आया था। ये लो, रोने मत लग जाया करो। सादिया ने हंसते हुए उसे हाफ फ्राई पकड़ाया था। अपने बाप की भी खबर ले लो, आजकल कहाँ है वो? हमें तो ये भी पता नहीं होता कि वो दुनिया के किस कोने में गया होता है। सुरैया बेगम ने आमिश से कहा था। डैड आजकल न्यूयॉर्क में है दादी माँ, मेरी परसों उनसे बात हुई थी। मम्मा की तबीयत अब काफ़ी बेहतर होती जा रही है, वो कॉफ़ी के घूंट भरते हुए कहता चला गया। तभी लैंडलाइन की रिंग हुई थी। आइस, फ़ोन सुनना प्लीज़। सादिया के कहने पर आमिश उससे पहले फ़ोन उठा चुका था। हेलो। दूसरी जानिब की आवाज़ सुनकर उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। वाकई मम्मा, कब तक? वो पूछ रहा था। सादिया बेतासुर चेहरे के साथ अपनी चाय निकाल रही थी। ओके मम्मा, डैड से कहें मैं खुद आऊँगा आपको लेने। कुछ देर बाद उसने रिसीवर रख दिया। गेस व्हाट दादी, मम्मा ने आज खुद कॉल की है। वो अब बिल्कुल ठीक तरह बोल रही थी। उन्होंने कहा है कि डैड इन्हें नेक्स्ट वीक पाकिस्तान ले आएंगे। वो बेहद खुश था। डैड भी आएंगे? आंशा ने पूछा। हाँ, वो गाड़ी की चाबियां उठाते हुए बोला। डैड के आते ही अपनी नई गाड़ी का बंदोबस्त कर लें भाई, ये वो मुझे देकर गए थे। आइस को बाइक पे कॉलेज जाना कतई काबिल कबूल नहीं था। वो तीनों बहन भाई आगे पीछे ही बाहर निकले थे। एक हफ्ते बाद मिर्ज़ा आरफीन ताहिर की पाकिस्तान लैंडिंग हुई थी। वो पाकिस्तान सफारत खाने से मुंसलिक था, सो ज़्यादातर मुल्क से बाहर ही रहता था। 15 साल पहले उसका और उसकी बीवी वर्दा आरफीन का एक इंतहाई ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो तो बच गया, लेकिन वर्दा कोमा में चली गई थी। 15 साल वो उसे लेकर मुल्क मुल्क घूमता रहा। जहाँ से भी उसकी ज़िंदगी की ज़रा सी उम्मीद नज़र आती, उसे लेकर वहीं चला जाता। वर्दा और आरफीन की पसंद की शादी थी, बल्कि यूँ कहें कि मोहब्बत की शादी थी। और आरफीन ताहिर ने इन 15 सालों में साबित कर दिया कि उसकी तमाम तर मोहब्बतें सिर्फ़ और सिर्फ वर्दा के लिए थीं। आमिश और आइस खुद इन्हें एयरपोर्ट लेने गए थे। वर्दा अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। आरफीन ने उसके लिए एक इंतहाई आरामदेह व्हीलचेयर बनवाई थी, जिसके ज़रिए वो गाड़ी तक पहुंची थी। मम्मा, मैंने आपको बहुत याद किया है, बहुत ज़्यादा। आमिश 7 साल का था जब वर्दा का एक्सीडेंट हुआ था। वो उसका पहला बेटा था, इंतहाई लाडला बेटा। आरफीन और वर्दा की जान बसती थी उसमें, और वो वर्दा से बहुत ज़्यादा अटैच था। वर्दा की कमी सबसे ज़्यादा उसी ने महसूस की थी। आंशा और आइस काफ़ी छोटे थे, सो वो ज़रा जल्द संभल गए थे। मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। वर्दा के आंसू नहीं थम रहे थे। ओ हीरो, चलो बस करो अब। इतना तो मैंने अपनी बीवी को 15 सालों में नहीं रोने दिया, जितना तुमने 5 मिनट में रुला दिया। आरफीन ने उसे ज़बरदस्ती वर्दा से अलग किया था।
یہ آئس ہے، اس نے ویڈیو کال پر تو اسے ہزاروں بار دیکھا تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے آج 15 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ کوشش کے باوجود اسے مما نہیں کہہ سکا تھا۔ وردا نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ آنشا نہیں آئی، وہ گھر پر آپ کا انتظار کر رہی ہے، آئس نے کہا۔ چلے مما، اب گھر چلتے ہیں۔ آمیش نے بہت محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ عارفین نے اسے سہارا دینا چاہا تو اس نے جلدی سے اس کا بازو پرے کر دیا۔ 15 سال رہ لیے نا آپ ان کے ساتھ، بس بہت ہے، اب دور رہے میری موم سے۔ وہ حد سے زیادہ پازیٹیو ہو رہا تھا۔ وردا بھی مسکرانے لگی۔ گھر پہنچے تو انشا نے گیٹ پر ہی مل گئی۔ یہ تو بالکل میرے جیسی ہو گئی ہے عارفین، وردا ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ سریا بیگم نے تادیر انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھا، ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آمش انہیں خود اندر لے کر آیا تھا۔ مما، میں نے خود آپ کا کمرہ سیٹ کروایا ہے، مجھے یاد تھا کہ آپ کو سفید رنگ بہت پسند ہے، سو میں نے فرنیچر بھی چینج کروا دیا۔ آمش کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ سعدیہ کہاں ہے؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ موم کچن میں ہے، آمش بھائی نے آپ کی فیوریٹ ڈشز کی ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ بنا کر دی انہیں، وہ بیچاری تو اب ایک ہفتہ کچن میں ہی رہیں گی۔ آنشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، وردا نے کہا۔ وردا اس کا یہاں آنا کتنا ضروری ہے؟ عارفین نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ وردا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ 15 سالوں سے اس گھر میں میری جگہ پر ہے عارفین، وہ بولی تو عارفین خاموش ہو گیا۔ آنشا اسے بلانے باہر نکل گئی تھی۔ وہ واقعی کچن میں تھی۔ آنشا کے پرزور اصرار کے باوجود اس نے اسے میں آتی ہوں کہہ کر ٹال دیا۔ تقریباً 20-25 منٹ بعد وہ وردا کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ اس نے ایک نظر اندر دیکھا۔ وردا بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے لیٹی تھی اور آمش ان کے ساتھ ہی کندھے پر سر رکھے لیٹا تھا۔ دوسری جانب آنشا بیٹھی ہوئی تھی۔ آئس صوفے پر عارفین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ سبھی بہت خوش تھے، بہت زیادہ۔ وہ بس اپنے آنسوؤں کا گولا حلق سے اتارتی ہوئی واپس پلٹ گئی تھی۔ دوپہر کا کھانا اس نے ڈائننگ ٹیبل پر ہی لگا دیا تھا۔ واہ واہ، کیا بات ہے موم، میرے فیوریٹ فرائیڈ رائس اور کباب۔ آئس تو چہکتا ہوا اس سے لپٹ ہی گیا۔ موم، آمش بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اور آنشا کہتے کہتے رک گئی۔ اور وردا موم کا کھانا اندر ہی دے جائے، وہ بولی۔ تم دونوں بھی اندر ہی کھاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں بھلا، ہم تو آپ کے ساتھ کھائیں گے، آنشا نے کہا۔ اس نے چپ چاپ ان دونوں کا کھانا ٹرالی میں رکھ دیا۔ آنشا اسے زبردستی اندر لے کر آئی تھی۔ کیا حال ہے وردا؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ بس اس سے ہاتھ ہی ملا سکی تھی۔ اب تو کافی بہتر ہوں، وہ بولی۔ تبھی عارفین واش روم سے نکلا تھا۔ گیلے بالوں میں تولیہ رگڑتے ہوئے اس نے بس ایک نظر سعدیہ کو دیکھا اور نظریں پھیر لیں۔ ڈیڈ، آپ تو ہمارے ساتھ لنچ کریں گے نا؟ آنشا نے پوچھا۔ ہاں، میں آ رہا ہوں بس، وہ بولا۔ سعدیہ خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ عارفین اب تو کچھ عرصہ پاکستان میں رہے گا نا؟ سریا بیگم نے لنچ کے دوران پوچھا تھا۔ دیکھیں امی، حکومت کی مرضی ہے کہ کب تک یہاں رہنے دیتی ہے، وہ بولا۔ مجھے ایک کپ چائے لا دو، وہ کچھ دیر بعد بولا تو سعدیہ اپنا کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ رات کو وردا نے اپنا سارا سامان کھلوایا تھا۔ عارفین نے اس کے کہنے کے مطابق سبھی کے لیے بھرپور شاپنگ کی تھی۔ سبھی اس کے کمرے میں جمع تھے۔ سعدیہ کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وردا کے بار بار کہنے کے باوجود عارفین نے اس کا سوٹ اور باقی چیزیں اس کے کمرے میں بھجوا دی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں سبھی کی روٹین سیٹ ہو گئی تھی۔ وردا ابھی خود سے چل پھر نہیں سکتی تھی، سو عارفین نے اس کے لیے ایک فل ٹائم نرس کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ اس وقت پر دوائیں دیتی تھی اور روزانہ کی ورزشیں بھی کرواتی تھی۔ اس کے لیے 3 وقت پرہیزی کھانا بنتا تھا جو سعدیہ ہی بناتی تھی۔ دھیرے دھیرے وردا نے نوٹ کیا کہ عامر سعدیہ سے ذرا کھینچا کھینچا ہی رہتا تھا، حالانکہ اپنے سبھی کاموں کے لیے وہ اسے ہی کہتا تھا اور سعدیہ اس کی ساری ضرورتیں اس کے کہے بغیر پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی اس کے اور سعدیہ کے درمیان ایک اندیکھا سا خلا تھا، اور وہی خلا اسے اپنے اور باقی دونوں بچوں کے بیچ بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں اس سے آمش کی طرح فرینک نہیں تھے، نہ ہی اس کی طرح پیار جتاتے تھے۔ اتنے دنوں میں وردا نے ان کے لبوں سے اپنے لیے مما کا لفظ نہیں سنا تھا۔ ہاں، البتہ وہ سعدیہ کو دھڑے سے مام کہتے تھے، اور اس خلا کی سب سے بڑی وجہ ایج ڈفرینس تھا۔ عارفین اور وردا دونوں کلاس فیلو تھے۔ ان کے درمیان محبت بھی یونیورسٹی کے دنوں میں ہی پروان چڑھی تھی، اور عارفین نے گریجویشن مکمل ہونے تک کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ 20 سال کا تھا جب اس کی اور وردا کی شادی ہو گئی۔ سعدیہ اس سے 4 سال چھوٹی تھی۔ وہ عارفین کے چچا کی بیٹی تھی جو گاؤں میں رہتے تھے۔
आरफीन के वालिद बिजनेस के गर्ज से शहर आ गए थे, जबकि सादिया के वालिद ने अपनी जद्दी पुश्ती ज़मीनें संभाल ली। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। शादी के फ़ौरन बाद ही वर्दा की गोद में आमिश आ गया। इन दोनों की खुशी का कोई हाल नहीं था। आरफीन तो उसे चूमते हुए ना थकता था, और सादिया, उसके लिए तो वो नन्हा सा बच्चा जान से भी प्यारा था। हर हफ्ते वो शहर चली आती। पूरा पूरा दिन वो आमिश को गोद में लिए फिरती रहती थी। वर्दा को भी उसके आने से ज़रा सहारा मिल जाता था। इन्हीं दिनों आरफीन की जॉब भी हो गई थी। आमिश ने बोलना सीखा तो सभी की तरह उसने भी सादिया को सादी ही कहना शुरू कर दिया। आमिश के 3 साल बाद अंशा, और उसके महज 2 साल बाद ही वर्दा की गोद में आइस आ गया। और वो कहते हैं ना कि खुदा ने परफेक्ट ज़िंदगी तो शायद किसी को भी नहीं दी। आरफीन और वर्दा की खुशियों की भी आजमाइश होनी ही थी। आइस अभी जन्म माह का था जब इन दोनों का रोड एक्सीडेंट हुआ और वर्दा मुस्तकिल कोमा में चली गई। आमिश का तो रो रो कर बुरा हाल था। हर वक्त वो वर्दा को याद करता रहता था। आंशा अभी सिर्फ 2 साल की थी। वो अलग से जिद कर दी। आरफीन की ज़िंदगी तो एकदम ही जैसे ठहर सी गई। एक तरफ बीवी, एक तरफ नौकरी और एक तरफ बच्चे। सरैया बेगम कहाँ तक करती। सो वही हुआ जो ऐसे हालात में हुआ करता है। सरैया ने बड़ी आस से सादिया की माँ के आगे अपनी झूली फैलाई थी। तब आरफीन 25 साल का था और सादिया 21 साल की। आरफीन कतन इससे शादी करने को तैयार नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने 3 बच्चों की खातिर मजबूर हो गया, क्योंकि वो अकेला इन तीनों को नहीं पाल सकता था। वो काफ़ी देर से अपनी एक फाइल तलाश कर रहा था जो उसे किसी भी अलमारी से नहीं मिल रही थी। वर्दा बिस्तर पर लेटी मुसलसल उसकी कोशिशों को देख रही थी, और साथ ही उसके माथे पर पड़ते बलों को, जिनमें इजाफा ही होता जा रहा था। अंशा, अंशा, आखिरकार वो फट ही पड़ा। जी डैड, वो भागी आई। मेरे ऑफिस का सारा सामान कहाँ है? मुझे क्या पता डैड, मॉम को पता होगा। बुलाओ उसे। वो भागती हुई बाहर निकल गई। तभी सादिया अंदर आई थी। मेरी फाइल्स कहाँ है सारी? वो उस पर बरस ही पड़ा। वो आपके ऊपर वाले कमरे में है, वो बोली। लेकर आओ। सारी? उसका पूछना ही जुर्म हो गया। तुमसे जितना कहा है उतना करो। उसे खामखा ही गुस्सा आ रहा था। वर्दा की भी बस हो गई। आखिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? आमिश ने मेरी वजह से कमरा नीचे सेट करवाया है। जाहिर है अब वो तुम्हारी फाइलें तो नीचे लाने से रहा। जाओ ऊपर जाकर देख लो, वो बोली। आरफीन सादिया को घूरते हुए बाहर निकल गया। सादिया जाकर ढूंढ तो इसे कौन सी फाइल चाहिए, वरना सारा कमरा तितर बितर कर देगा। वर्दा के कहते ही वो सुर्ख चेहरा लिए उसके पीछे ही ऊपर आ गई। मुझे बता दें कौन सी फाइल है, वो धीरे से बोली। रेड टैग लगा है उस पर, उसने 2 मिनट में निकाल दी। और एक ब्लैक वाली। उसके गुस्से का ग्राफ जरा सा नीचे आया था। सादिया ने वो भी ढूंढ दी। और बस, आपका सारा सामान यहीं पर है, मैंने कुछ भी इधर उधर नहीं किया, वो बोली। तो आफरीन ने उसे देखा। हमेशा की तरह सादा से कपड़े और इंतहाई मुलाहक आमेज सादा सा चेहरा, बालों की ढीली सी पोनी और कंधों पर फैला हुआ दुपट्टा। गाँव में कैसे हैं सब? ठीक है। और तुम ठीक हो? उसे याद आ ही गया था। जी। एक कप कॉफ़ी बना दो, वो उसके चेहरे पर से नज़रें हटाते हुए बोला था। जी, मुख्तसर सा कहकर वो बाहर निकल आई। वो जानती थी कि आफरीन के लिए वो कभी भी अहम नहीं रही। हाँ, बस वो उसके बच्चों की हद तक एक ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत। और ज़रूरतों से भला हम मोहब्बत कब करते हैं? पिछले 15 सालों से वो उसकी बीवी बनकर उसके घर रह रही थी, लेकिन सिर्फ इसका घर और उसके बच्चे संभालने के लिए। आरफीन ताहिर को वर्दा के होते हुए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो उस दिन वर्दा के लिए नाश्ता लेकर आई थी। नर्स अभी तक नहीं आई थी, सो उसने वर्दा का हाथ मुंह धुलवाकर उसे टेक लगाकर बिठा दिया। और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दें। नहीं सादी, तुम बैठो, वो बोली। सादिया सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। एक बात पूछूं तुमसे? जी। बिल्कुल भी बुरा मत मनाना मेरी बात का। नहीं, आप पूछें। तुम्हारे और आरफीन के निकाह को 15 साल हो गए हैं, तो तुमने कोई चेकअप वगैरह नहीं करवाया अपना? मेरा मतलब है कि अभी तक तुम्हारा कोई बेबी वगैरह नहीं हुआ? वर्दा ने कह ही दिया। चेकअप करवाने की नौबत ही नहीं आई, वो फीका सा बोली थी। क्यों? वैसे ही, नॉर्मल ही है सब, वो हिचकिचा गई। नॉर्मल है तो अब तक गोद खाली क्यों है तुम्हारी? वो बोली। सादिया खामोश रह गई। सादिया, क्या बात है? कोई मेडिकल इशू है क्या? नहीं तो। उसकी आंखें झिलमिलाने लगीं। तो फिर? वो आरफीन ने अभी तक इस तरह से छुआ तक नहीं है मुझे, वो बोली और आंसू अंदर ही उतार लिए। वर्दा शशदर सी उसे देखती रह गई। 15 सालों में एक बार भी नहीं, वो हैरान थी। नहीं। सादिया धीरे से नफ़ी में सर हिलाती हुई बाहर निकल गई थी। और ये सच था, आरफीन उससे शादी करने पर राज़ी नहीं था, बल्कि वो सिरे से दूसरी शादी करने पर ही राज़ी नहीं था।
اس کی زندگی بردا سے شروع ہو کر بردا پر ہی ختم ہو جاتی تھی، لیکن وہ 3 بچے اس کے ارادوں کی زنجیر بن گئے۔ اسے بھلے ہی ایک بیوی کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، لیکن ان 3 معصوم بچوں کو ایک ماں کی اشد ضرورت تھی۔ آئس اور انشا تو بہت ہی چھوٹے تھے۔ آمش الگ سے کمرے میں بند رہتا تھا، سو گھر والوں کے انتہائی مجبور کر دینے پر اس نے سعدیہ سے نکاح کر لیا، لیکن اس کے حصے میں وہ کبھی نہیں آیا۔ کئی مہینے وہ باہر کے ملکوں کے دوروں پر گیا رہتا، ساتھ ہی وردہ کو جگہ جگہ لے کر پھرتا رہتا، جہاں اس کی پوسٹنگ ہوتی وردہ کو بھی وہیں لے جاتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک ہسپتال اس نے چھان مارے، بس کچھ ہی دنوں کے لیے پاکستان آتا، صرف اپنے بچوں سے ملنے، انہی کے ساتھ وقت گزارتا۔ سعدیہ اس کے لیے جیسے نہ ہونے کے برابر تھی۔ شروع میں اس نے ثریا بیگم اور اپنی ماں کے کہنے پر عارفین کی طرف پیش رفت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے سب اسے کہتے تھے کہ وہ اس کا شوہر ہے اور ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، سو اسے ہی ایک اچھی بیوی بننا ہے۔ ثریا بیگم روز اسے عارفین کے پاس جانے کا کہتی، نکاح کے بعد بھی عارفین اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں نہیں سوتا تھا، وہ اب بھی اپنے اور فردا کے بیڈ روم میں ہی سوتا تھا۔ وہ بھی ایک معمول کی ہی رات تھی جب وہ اس کے کمرے میں آئی۔ آمش عارفین کے ساتھ ہی سوتا تھا، جبکہ باقی دونوں بچے اس نے اپنے کمرے میں سلا دیے تھے۔ وہ جاگ رہا تھا۔ کوئی کام ہے؟ اسے دیکھ کر حسب معمول تڑپ اٹھا۔ نہیں، وہ تائی امی کہہ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں وہ بڑی ہمت کر کے اس کے قریب آئی تھی۔ عارفین کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تو تم میری طبیعت ٹھیک کرنے آئی ہو؟ وہ غرا کر بولا۔ نہیں، وہ میں تو سعدیہ نے تھوک نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ عارفین مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ عارفین سب مجھے آپ کے قریب جانے کو کہتے، دھیرے سے کہتے ہوئے وہ جیسے ہی اس کے قریب ہوئی، عارفین نے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ اٹھو، اسے بازو سے جکڑتے ہوئے وہ اپنے کمرے کے دروازے تک لایا اور باہر دھکا دے دیا۔ آج کے بعد مجھے اپنے کمرے میں نہ نظر آؤ تم، وہ پھنکار کر بولا تھا۔ سعدیہ بیچاری روتی ہوئی واپس آ گئی۔ کچھ عرصہ بعد عارفین دوبارہ واپس آیا تو ثریا بیگم پھر اس کے در پہ ہو گئی۔ سعدیہ نے ایک بار پھر ہمت پکڑی اور اس کے کمرے تک پہنچ گئی۔ ان دنوں وردہ کے سلسلے میں جاپان کے ڈاکٹرز نے اسے بہت امید دلائی تھی۔ سعدیہ کی پیش رفت اسے پھر غصہ دلا گئی۔ اس بار اس کے دھکے سے وہ دیوار سے ٹکرائی تھی۔ اگلی صبح اس کے ماتھے پر لگا سنی پلاس دیکھ کر ثریا بیگم کو عارفین پر غصہ آیا۔ بیوی ہے وہ تیری، 4 سال ہو چلے نکاح کو، انسان ہے وہ بھی۔ عارفین وہ بولی، امی میرا دل نہیں کرتا اس کی طرف جانے کو، میں کیسے وردہ سے بے وفائی کروں؟ نہیں ہوگا مجھ سے، اتنا ہی اس کا خیال ہے تو میں آج ہی چھوڑ دیتا ہوں اسے، کہیں اور شادی کروا دیں اس کی۔ وہ غصے سے کہنے لگا۔ اس کے بعد سعدیہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا کام صرف بچے سنبھالنا تھا، سو اس نے انتہائی خلوص اور محبت سے ان تینوں بچوں کو اپنی پرشفقت آغوش میں بھر لیا۔ آئس اور انشا تو بہت جلد اس سے مانوس ہو گئے تھے، لیکن اصل مسئلہ آمش کا تھا۔ اسے وہ ساتھی کے روپ میں تو ہر لمحہ قبول تھی، لیکن اپنی ماں کے روپ میں قطعی قبول نہیں تھی۔ عارفین کی طرح وہ بھی اسے وردہ کی جگہ نہیں دے پایا تھا۔ شروع میں تو وہ اسے بہت ہی تنگ کرتا، کئی دن کھانا چھوڑے رکھتا، ضد کرتا رہتا، پھر کبھی کبھار بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرنے لگتا۔ وہ دودھ کا گلاس بھر کر لاتی تو اس کے چہرے پر پھینک دیتا، وہ روٹی کھلانے بیٹھتی تو سالن پھینک دیتا۔ الغرض جتنا وہ اسے زج کر سکتا تھا اس نے کیا۔ انشا اور آئس اسے موم ہی بلانے لگے تھے، جبکہ آمش تو اس سے بات کرنا ہی چھوڑ گیا۔ پہلے سعدی کہہ لیتا تھا، دھیرے وہ بھی چھوڑ گیا۔ عارفین نے یوں ہی چکر لگایا تو سعدیہ کی ماں اس کے پیچھے پڑ گئی۔ سعدیہ نے ان کے بار بار پوچھنے سے تنگ آ کر کہہ دیا تھا کہ عارفین نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، سو وہ اب اولاد کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئی تھیں۔ چچی جان کیوں بار بار ہسپتال جانے کا کہہ رہی ہیں؟ اس رات اس کی پیشی ہو گئی، وہ مجھ سے بار بار بچے کا پوچھتی ہیں۔ سعدیہ بے حد ڈر رہی تھی۔ تم نے کیا بتایا انہیں؟ اسے غصہ آ گیا۔ عارفین وہ بار بار مجھے آپ کے پاس جانے کا کہتی ہیں، میں کیا کروں؟ مجبور ہو کر میں نے کہہ دیا کہ آپ نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ کہہ ہی گئی، بے وقوف، اب وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ وہ برس پڑا۔ میں کیا کروں؟ سعدیہ کے آنسو نکل آئے۔ تم سے نکاح کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے میں نے اپنی زندگی کی۔ بچوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو تم، میں ساری عمر وردہ کے ساتھ وفا نبھاؤں گا، سمجھی؟ بھلے ہی طلاق دے کر دوسری شادی کرنی ہے تو کر لو۔ وہ اسے بازو سے جھنجھوڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ واپس چلا گیا۔
सादिया के बड़े भाई की शादी हुई तो वो सब गांव चले आए। सादिया की माँ उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मी, क्या हुआ है? वो समझ नहीं पा रही थी। शादी, मेरी इकलौती बच्ची, और तेरे कैसे नसीब, वो रोए जा रही थी। आरफीन ने जब मुझे बताया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती तो मेरा तो कलेजा छलनी हो गया। हाय मेरी बच्ची, वो उसे जांत कर गई थी। वो जाते जाते सारा मलबा उसके कंधों पर धर गया था। आरफीन, वो बीवी है तुम्हारी? वरदा तो उसके आते ही फट पड़ी थी। वरदा, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बस, बात खत्म। वो बोला, नहीं आरफीन, ऐसे कैसे बात खत्म? वो एक औरत है। 15 साल से वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, और तुमने 15 साल से एक बार भी उसका हक अदा नहीं किया। वरदा को उस पर काफ़ी गुस्सा था। वरदा प्लीज़ यार, मुझे उसे देखकर ही गुस्सा आ जाता था। चिढ़ सी हो गई थी मुझे उससे। घर वालों ने ज़बरदस्ती थोप दिया था उसे मेरे सर पर। मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। आरफीन कहता चला गया। तो क्यों की फिर उससे शादी? वरदा चीख पड़ी। बच्चों की वजह से, वो बोला। आरफीन, अगर तुम्हें अपने बच्चे पालने के लिए एक आया की ही ज़रूरत थी तो उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई उसकी। 15 साल से कौन सी कमी होने दी है? मैंने उसे अपनी मर्जी से खाती है, पहनती है, हर जगह आती जाती है, पूरे घर की मालकन तो बनी हुई है। वो इस वक्त एक टिपिकल मर्द बन गया था। अफसोस है तुम पर आरफीन, बेहद अफसोस, वो बोली। वरदा, अफसोस तो मुझे तुम पर हो रहा है, बजाय उसके कि तुम मेरी वफाओं के गुन गाओ, उल्टा उसकी वजह से मुझसे लड़ रही हो। यार, नहीं चाहिए थी मुझे कोई और तुम्हारे सिवा, वो कहता हुआ वरदा के करीब आया था। मुझे आज भी तुम्हारे अलावा किसी की कोई चाहत नहीं है मेरी जान। आरफीन की मजबूत बाजू उसके गिर्द हिसार बना गए थे। तुमने बहुत गलत किया है उसके साथ आरफीन, बहुत ज़्यादा। वरदा को शिद्दत से सादिया की बेनवाई का एहसास हो रहा था। वो भी मामूल का ही एक दिन था। आमिश हस्बे मामूल नीचे उतरा तो सादिया उसका नाश्ता पहले ही वरदा के कमरे में रख कर जा चुकी थी। वो बाहर निकलने लगी थी जब आमिश अंदर दाखिल हुआ। मेरा वॉशरूम साफ करवा दीजिएगा, उसने बस इतना ही कहा था। अच्छा, वरदा सब देख रही थी। अब वो खुद से उठकर बैठने लगी थी। आमिश, नाश्ता सबके साथ बैठकर किया करो, वो बोली। जब आप ठीक हो जाएंगी तो फिर हम दोनों सबके साथ ही नाश्ता किया करेंगे, वो बोला। आमिश, जी मम्मा। सादिया से बात क्यों नहीं करते हो? उसने पूछा। करता तो हूँ। हाँ, देखा है मैंने कि कैसे करते हो। बस ज़रूरत के वक्त ही उसे मुखातिब करते हो, नाम तक नहीं लेते हो उसका। बाकी दोनों उसे मॉम कहते हैं। तुम्हारी तो बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी उससे। वरदा कहती चली गई। उन्होंने आपकी जगह ले ली, वो बस इतना ही कह सका। कैसे? क्या उसने ज़बरदस्ती तुम्हारे बाप से शादी की थी और शादी के बाद मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया? वरदा ने कहा। मम्मा प्लीज़, मैंने इन्हें कभी कुछ नहीं कहा। यही तो मसला है आमिश। मुझे 20 दिन हो गए हैं वापस आए, और मैंने 20 दिनों में महसूस कर लिया कि तुम और तुम्हारा बाप उससे बात तक करना गवारा नहीं करते हो। तो क्या उसने 15 सालों में महसूस नहीं किया होगा? वो बोली। मम्मा, मुझे देर हो रही है, वो जान छुपा कर निकल गया था। वरदा को बेहद अफसोस हुआ। वो खुद तह दिल से सादिया के खलूस की शुक्रगुजार थी। बिना किसी सिले की मांग किए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके बच्चों पर लगा दी थी, और बदले में पाया भी तो क्या? अगले कई दिनों में उसने आने बहाने से सादिया को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो गनी कतरा जाती थी। आरफीन की दुनिया अब भी वरदा और तीनों बच्चों के गिर्द ही घूम रही थी। सादिया उसकी दुनिया में कहीं भी नहीं थी। वो बस उसके घर और घर वालों के लिए एक केयर टेकर की तरह थी। सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, सबके कपड़े इस्त्री करना, सबकी पसंद के खाने बनाना। आरफीन के घर आते ही वो मंजर से गायब हो जाती थी। सरैया बेगम की तमाम तर खिदमत वही करती थी। वरदा को सिर्फ एक सुकून था कि आंशा और आइस कम अज़ कम उसे माँ ज़रूर मानते थे। वो दोनों उसी के साथ लंच और डिनर करते थे। बाहर कहीं जाना होता तो सादिया के बगैर वो एक कदम भी नहीं उठाते थे। कुछ दिन गुजरे तो ऐसे ही उसने बातों ही बातों में सरैया बेगम से पूछ लिया, आंटी, आरफीन और सादिया में कोई नाचाकी चल रही है क्या? क्यों? मैंने नोट किया है कि दोनों आपस में बातचीत नहीं करते, वो बोली। बस बेटा, आरफीन राजी नहीं था सादिया से शादी करने पर, लेकिन बच्चे छोटे थे। हम सब ने उस पर दबाव डालकर उसका और सादिया का निकाह करवा दिया। शुरू शुरू में तो वो सादिया को देखकर ही भिपट जाया करता था। फिर मैंने ही सादिया को कहकर, वो शौहर है तेरा बेटे, वो नहीं बढ़ता तो तू उसकी तरफ बढ़ जा। और शायद सादिया ने उसकी तरफ पेशरफ्त की भी थी, लेकिन उन्होंने कंधे उचका दिए। लेकिन क्या आंटी,
पहले पहल आरफीन ने उसे धुतकार दिया और फिर उसका सर्द रवैया देखकर सादिया भी पीछे हट गई। और फिर जब आरफीन को उसकी बे औलादी का इल्म हुआ तो शायद उसका बिल्कुल ही दिल उचाट हो गया। मुझे तो कभी कभी सादिया बेचारी पर बहुत तरस आता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो उसकी शादी आरफीन से हो गई। किसी और से हो जाती तो अब तक तलाक का धब्बा लगवा कर घर बैठी होती। वरदा उनकी बातें सुनकर शशदर सी थी। बे औलादी? हाँ, वरदा सादिया कभी माँ नहीं बन सकती, वो बोली। तभी सादिया इन्हें चाय देने आई थी। उसने भी सरैया बेगम की आखिरी बात सुन ली थी। बस एक नज़र बस एक नज़र उसने वरदा को देखा था। मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ। वो सादिया के सन हो गई थी। मुझे नहीं पता कहाँ है। आरफीन के पास ही होंगी, वो बोली। सादिया, मुझे सच सच बताना, तुम्हारा कोई चेकअप हुआ भी है? वो उस पर चढ़ दौड़ी थी। वरदा प्लीज़। सादिया रोने वाली हो गई। रिपोर्ट्स दिखाओ। नहीं है कोई रिपोर्ट्स। अम्मी उनसे बार बार बच्चे का पूछती थी, सो उन्होंने अम्मी को ये कहकर टाल दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो रो पड़ी। आरफीन ने वरदा बेयकीन थी। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, बस अपने बच्चों की वजह से मजबूर हो गए। सादिया ने कहा। लेकिन ये ज्यादती है। वरदा प्लीज, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। सादिया, मैं भी एक औरत हूँ। मुझे तुम्हें देख देख कर गिल्ट होता है कि आरफीन ने ज्यादती की है तुम्हारे साथ, वो बोली। 15 साल गुजर गए हैं, अगले 15 भी गुजर जाएंगे। जब मुझे कोई एतराज़ नहीं तो आप भी चुप कर जाए। मेरी कुल मता 15 साल पहले भी वो 3 बच्चे ही थे और आज भी वही हैं। 15 साल से सब यही जानते हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो प्लीज़ इस झूठ को सच बना रहने दे। वो कहती चली गई थी। तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया? वरदा उससे बहुत ही लड़ी थी। आमिश भी वहीं था। आमिश, बेटे अपने कमरे में जाओ। आरमीन को अच्छा नहीं लगा। बैठा रहने दो इसे यहीं। इसे भी पता चलने दो कि सादिया ने इसकी माँ के किस किस हक पर डाका डाला है, वो बोली। वरदा प्लीज़ यार, अब तुम उसकी खातिर मुझसे लड़ोगी? आरमीन, इस लड़की ने अपनी सारी जवानी फूंक दी तुम्हारे बच्चों की खातिर, और तुमने बदले में क्या सिला दिया उसे? तुम्हारा बेटा कहता है कि उसने इस घर में आकर मेरी जगह ली है। बताओ उसे कि तुमने उसे आज तक एक मोहब्बत भरी नज़र भी नहीं नवाजा, वो बोली। वरदा फितरतन बहुत अच्छी और नेक लड़की थी। हालांकि जब उसे पता चला था कि आरफीन और सादिया का निकाह हो गया है तो उसे काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन वो जानती थी कि आरफीन ने ये निकाह सिर्फ अपने बच्चों की खातिर किया होगा, और फिर वो सादिया की फितरत से भी वाकिफ़ थी। वो वरदा की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। वो मुतमईन थी कि सादिया के होते कम अज़ कम उसके बच्चे संवर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। उसके तीनों बच्चों की तरबियत में सादिया ने कोई कमी नहीं रहने दी थी। इन्हें हद से ज़्यादा इत्तमाद दिया, इन्हें मजबूत बनाया। वरदा बस करो, आरफीन जैसे हार सा गया। तुम्हारे बाप ने 15 सालों से मेरा हक उसे नहीं दिया आमिश, उल्टा पूरे खानदान में उसे बदनाम कर दिया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। वरदा को बेपनाह दुख था। आमिश हैरानी से बाप को देख रहा था। आइस और अंशा दरवाजे से बाहर खड़े सब सुन रहे थे। वरदा की आवाज़ें सादिया के कमरे तक जा रही थीं। वो खामोश सी अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। वरदा, आज इस कमरे में आखिरी बार सादिया का जिक्र हुआ है, अब दोबारा नहीं होगा। आरफीन का लहजा शायद पहली बार वरदा के साथ सख्त हुआ था। ठीक है, तो फिर तलाक दे दो उसे। ना वो इस घर में होगी और ना ही उसका जिक्र होगा, वरदा ने फैसला कुन लहजे में कहा था। सादिया यकदम ही अपने कमरे से निकल आई। रंगत पीली पड़ती जा रही थी। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? आमिश भी चुप ना रह सका। ठीक तो कह रही हूँ, तुम्हारे बाप को सिर्फ तुम लोगों को पालने के लिए उसकी ज़रूरत थी, वो पूरी हो गई ना, तो बस फिर अब आज़ाद कर दे उसे। उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी कर देंगे। यहाँ रहकर क्या करेगी वो? वरदा चीख पड़ी थी। सादिया एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। आइस और आंशा भी सहमज़दा से खड़े थे। वरदा, सभी ने उसकी तरफ देखा था। मेरी ज़िंदगी के जितने साल बाकी रह गए हैं वो मुझे इस घर के एक कोने में बैठकर गुजार लेने दें प्लीज़। कोई हक नहीं चाहिए मुझे, किसी सिले की तमन्ना नहीं है। प्लीज़ जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलने दें। मेरी वजह से आप दोनों मत लड़ा करें, वो उंगलियां मरोड़ते हुए कहती चली गई थी। वो भी मामूल का ही एक दिन था। वरदा को वापस आए हुए 4 माह हो चले थे। इस शाम भी आरफीन उसे लॉन में ले आया। वरदा अब थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। आरफीन उसे सहारा देकर चलाने की कोशिश में था। वो बार बार लड़खड़ा जाती थी और वो उसे बार बार थाम लेता था। कुछ फासले पर आमिश और आइस रैकेट खेल रहे थे। पास ही अंशा बैठी हुई थी। तादेर वो लाउंज की ग्लास वॉल से इन्हें देखती रही। वरदा के वापस आने के बाद उसे अपना आप ज़्यादा बेमोल लगने लगा था।
کہ उस रात के बाद से वर्दा और आरफीन की मजीद कोई झड़प नहीं हुई थी, और उस रात के बाद भी वर्दा को आरफीन ने ही मनाया था। उसे भला वर्दा की नाराज़गी कहाँ बर्दाश्त होती थी। कुछ दिनों बाद आरफीन ने उसकी सेहतयाबी की खुशी में घर पर एक डिनर रखा। सारे करीबी रिश्तेदार और दोस्तों को मदऊ किया था। वर्दा अब अपने पैरों पर खड़े होने लगी थी। आरफीन ने बहुत मोहब्बत से अपना एक बाजू उसके कंधों के गिर्द लपेटा हुआ था। वर्दा के बार बार इसरार पर भी सादिया ने कोई मेकअप नहीं करवाया था। हमेशा की तरह सादा से कपड़े और साफ शफाफ चेहरा। रात तकरीबन 1 बजे वो वर्दा को यूं ही अपने हिसार में लिए कमरे तक आया था। आरफीन, बहुत थक गई हूँ। वो एकदम ही बिस्तर पर गिर गई। आरफीन बहुत मोहब्बत से उसके पैरों को जूते की कैद से आज़ाद करते हुए उसके बराबर में लेटा था। फिर धीरे धीरे उसके कंधे और बाजू दबाने लगा। वर्दा को अपने रगों में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। बहुत कमी महसूस होती थी मुझे तुम्हारी। ज़रा सोचो, मैंने 15 सालों की एक एक रात कैसे काटी होगी तुम्हारे बिना। वो धीरे धीरे उसका पूरा वजूद अपनी पुरमोहब्बत आगोश में भर गया था। वर्दा ने अपना आप पूरी तरह उसे सौंप दिया। तुमसे कुछ मांगू आरफीन, दोगे? वो उसकी हिद्दत से पिघलते हुए बोली थी। मांगो मेरी जान। आरफीन की बेताबियां अरूज पर थीं। साथियों को उसका हक दे दो आरफीन। वो उसके कानों में सरगोशियां करती चली गई थी। आरफीन प्लीज, वो बीवी है तुम्हारी, जायज़ और शरई बीवी। 15 साल से वो तुम्हारे निकाह में है। आरफीन, उसका हक अदा ना करने पर पूछ होगी तुमसे। वर्दा उसे उठते बैठते डरा रही थी। वर्दा, यार मैं 39 का हो गया हूँ, अब उसकी तरफ पेशरफ्त करता अच्छा लगूंगा भला? वो बोला। मेरी तरफ भी तो करते हो ना, तब अच्छे लगते हो तुम। वो बोली, नहीं अच्छा लगता। आरफीन मुस्कुराता हुआ उस पर झुक गया था। आरफीन, वो एक औरत है, एक जीती जागती इंसान है। उसकी इमोशंस नहीं है क्या? वर्दा को इस लम्हे सिर्फ और सिर्फ सादिया के लिए तरस महसूस हो रहा था, और फिर आने बहाने से वो आरफीन पर जोर डालने लगी थी। उस रात भी उसने ज़बरदस्ती उसे सादिया के कमरे में भेज दिया। वो सोने की तैयारियों में थी, उसे देखकर खड़ी हो गई। वो आंशा बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोला, बुखार हो गया था, अब तो ठीक है। वो धीरे से बोली, अच्छा? वो बोला और इधर उधर देखने लगा। आपको कोई काम था तो बता दें। हाँ, वो एक फ़ाइल चाहिए थी। कौन सी वाली? ब्लैक कवर वाली, थोड़ी बड़ी है। वो बोला। सादिया चुपचाप ऊपर आ गई। आरफीन उसके पीछे ही ऊपर आया था। वो उसकी फ़ाइल ढूंढने में लग गई। आरफीन उसकी पुश्त पर खड़ा उसे देखता रहा। 15 सालों का फासला वो भला एक लम्हे में कैसे पार कर लेता। ये ले। वो फ़ाइल निकाल कर मुड़ी तो उससे टकरा सी गई। सादिया। आरफीन ने फ़ाइल पकड़ते हुए उसे पुकारा था। जी, आई एम सॉरी। वो किस लिए? मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका। वो बोला। कोई बात नहीं, वो सर झुकाकर बोली थी। आरफीन ने फाइल एक तरफ फेंकी और उसके करीब हो गया। सादिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। वो, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं और तुम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नहीं प्लीज़, जहाँ इतने साल गुजर गए वहाँ और भी गुजर जाएंगे। नफीन ने सर हिलाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी। सफा चट इनकार कर दिया उसने। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे कि हद नहीं। मैंने कहा था ना कि 15 साल गुजर गए हैं। अब भला मुंह उठाकर उस पर हक जताता हुआ अच्छा लगता हूँ मैं? वो वर्दा पर चढ़ दौड़ा था। वो बस चुपचाप सुनती रही। पहली बार था इसलिए हिचकिचा गई है वो। मोहब्बत से उसके करीब जाने की कोशिश करोगे तो मान जाएगी। वो बोली। लेकिन ये सिर्फ वर्दा की खाम ख्याली ही थी। आरफीन ने उसके बाद 2-3 बार सादिया की तरफ पेशरफ्त करने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उस रात भी वो आरफीन का हिसार तोड़कर बाहर निकल गई थी। उसे यूं धुतकारे जाने पर गुस्सा आया था। बात सुनो मेरी। उसे कलाई से खींचकर उसने अपनी गिरफ्त में लिया था। समझती क्या हो तुम खुद को कि तुम कोई हूर परी हो जो मैं अब तुम्हारी तरफ माइल हो रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्दा ने कहा है कि मैंने तुम्हारा हक अदा ना करके ज्यादती की है तुम्हारे साथ, सो अब मुझे। सादिया ने उसकी बात काट दी। तो आपको वर्दा ने मेरे पास भेजा है? वो बोली। आरफीन ठटक सा गया। शायद उसे वर्दा का नाम नहीं लेना चाहिए था। नहीं, उसने तो बस मुझे ये कहा है कि मुझे तुम्हारा हक अदा करना चाहिए। वो खजल सा हो गया। यानी अगर वो ना कहती तो आप अब भी नहीं आते, है ना? उसकी आंखें झिलमिला गईं। सादिया प्लीज़। वो ज़रा सा नरम पड़ा था। आरफीन, वर्दा की कसम खाकर कहें कि आप मेरे पास अपनी मर्जी से आए हैं, उसके कहने पर नहीं। वो बोली तो आंसू निकल आए। आरफीन बस सर झुका गया था। उसने धीरे से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वा लिया। क्या बस इतनी सी औकात है मेरी आरफीन कि उसने कहा तो आप आ गए, और अगर वो ना कहती तो आप कभी भी नहीं आते? क्या वाकई मेरी ज़ात में आपको 15 साल कोई अच्छाई नज़र नहीं आई? वो आंसुओं से रो रही थी। अगर मैंने
15 साल आपकी गुर्बत के बिना गुजार लिए आरफीन, तो मैं अगले 15 भी गुजार लूँगी। और खुदा की कसम, आगे आने वाले 15 साल मेरे लिए ज़्यादा आसान होंगे। अगर मैंने अपनी जवानी अपने शौहर के बगैर गुजार ली, तो बुढ़ापा गुजारना तो ज़्यादा आसान है ना आरफीन। सो प्लीज़ वर्दा से कहें कि बस करें, मुझे आपसे कोई हक नहीं चाहिए। वो अपने आंसू साफ करते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। सादिया, वो शौहर है तुम्हारा, पूरा हक है तुम्हारा उस पर। अगर वो तुम्हारी तरफ पेशरफ्त कर रहा है तो इनकार कैसा। वर्दा ने कुछ दिनों बाद सादिया को घेर लिया था। मेरा दिल नहीं करता अब, वो बोली। सादिया यार, अभी सिर्फ 35 साल की हो तुम, इस उम्र में तो लड़कियों की शादियां हुआ करती हैं, वो बोली। वर्दा, इस बात को यहीं ख़त्म कर दें प्लीज़। रोज़ रोज़ मेरा तमाशा ना बनवाएं, मुझे नहीं लेना आरफीन से कोई भी हक, प्लीज़। उसने बड़ी सख्ती से वर्दा को मना कर दिया था, और इस मामले की खबर घर के तकरीबन सभी अफराद को थी। आमिश पास आउट करने वाला था। आंशा और आइस दोनों समझदार थे। सरैया बेगम भी सब जानती थी कि क्या चल रहा था। इस दिन भी आंशा और आइस दोनों ने सादिया को किचन में घेर लिया। मॉम, आपको पता है फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज की तो 40-40 साल की उम्र में शादियां होती हैं, फिर वो माएँ बनती हैं। आप तो अभी सिर्फ 35 साल की हैं और लगती भी नहीं हैं। वो उनकी बात का मतलब समझ रही थी, लेकिन खामोश थी। डैड और आप एक साथ इतने अच्छे लगते हैं, और फिर आपका नहीं दिल करता कि आपका भी कोई बेबी हो, आंशा ने अटकते हुए कहा था। तुम दोनों को वर्दा ने कहा है मुझसे ये सब कहने के लिए? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मुझसे जिस मर्जी टॉपिक पर जो मर्जी बात करो, लेकिन ये बात नहीं होगी, वो बोली। लेकिन मॉम, मॉम कहते हो ना तुम दोनों मुझे, तो फिर भला मुझे किसी और बच्चे की क्या ज़रूरत, वो बोली। तो आप क्या सारी उम्र ऐसे ही बस अपने कमरे में तनहा गुजार देंगी, आइस ने पूछा। हाँ, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। कुछ दिनों बाद वर्दा सुरैया बेगम के पास चली आई। आंटी, आरफीन से कहें कि सादिया का हक अदा करे, अभी भी वक्त है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। वो 15 साल से आरफीन के नाम पर बैठी है, भला उसका क्या कसूर। और सुरैया बेगम को तो आरफीन पर वैसे ही बहुत गुस्सा था, जब से इन्हें पता चला था कि आरफीन ने सादिया के कभी माँ ना बनने वाला झूठ बोला था, तब से वो उससे नाराज़ थी। वर्दा, सच बताओ, मुझे तो आरफीन पर गुस्सा ही बहुत है, वो बोली। उसे समझाएं आंटी, माजी में सादिया ने भी तो उसकी तरफ पेशरफ्त की थी ना, अब अगर वो कर लेगा तो क्या हो जाएगा। वर्दा ने इन्हें अपने साथ मिला लिया था। लड़के, तूने अपना दिमाग ठिकाने लगाना है या मैं लगाऊं? वो तो उस पर बरस ही पड़ी थी। अम्मी, मैं क्या करूं, वो नहीं मानती। हाँ, तो माजी में बड़ा अच्छा सलूक किया था ना तूने उसके साथ, जो वो अब आसानी से मान जाए। कैसे धक्के देता था उसे, कभी थप्पड़ मार दिया, कभी माथा फाड़ दिया। तो अब क्या करूं, माफ़ी मांगू उससे? वो तड़क गया। हाँ, तो और क्या, मांग उससे माफ़ी और करीब जा उसके। आरफीन, अगर उसके माँ बाप को पता चल गया कि तूने 15 सालों से उसे यूं ही रखा हुआ है, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें। सुरैया बेगम ने उसे अच्छा ही खड़काया था। आरफीन हर तरफ की सुन सुनकर वैसे भी चिढ़ गया था। सब उसे ही मुजरिम गर्दान रहे थे। वर्दा तो उसे देखते ही मुंह फेर लेती थी। आंशा और आइस भी खींचे खींचे से रहते थे। सुरैया बेगम अलग से नाराज़ थी, और ऊपर से सादिया का मुसलसल इनकार। उस रात जरा सरकश होकर उस पर हावी होने लगा। सादिया तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकली थी। आरफीन प्लीज़, वो रोने वाली हो गई। पूरा घर मुझे किसी मुजरिम की तरह ट्रीट कर रहा है सादिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने कहा ना कि मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे, माफ़ कर दो मुझे। उसने दोबारा सादिया को अपने हिसार में लिया था। प्लीज़ जिद छोड़ दो, इन 15 सालों को एक लम्हे के लिए भूल जाओ प्लीज़। बस एक बार मुझे करीब आ लेने दो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। बच्चे भी मुझसे बात नहीं कर रहे, वर्दा और अम्मी भी नाराज़ हैं, वो बड़ी नरमी से बोला था। आरफीन, मुझे छोड़ दें, आज इस लम्हे भी आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझसे कोई उनसियत है। आज इस लम्हे भी आप सिर्फ इसलिए मेरे करीब आए हैं कि आप बेहद मजबूर कर दिए गए हैं। आज इस लम्हे भी सिर्फ आपको अपने बच्चों, बीवी और माँ की नाराज़गी की फिक्र है, मेरी नहीं। आज इस लम्हे भी आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत का एक कतरा तक नहीं है। आरफीन, आज इस लम्हे भी आप जो बस मुझ पर हावी होना है, बस मुझे तस्लीर करके फातेह बनना है, अपनी बीवी और माँ को दिखाना है कि आपने मेरा हक अदा कर दिया है। आज इस लम्हे भी आपकी नज़रों में मेरी कोई वक़्त नहीं है। आज की रात मेरे साथ गुजार कर दोबारा मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं आप, वो रोते हुए कहती चली गई थी। सादिया, वो जैसे बेबस हो गया। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी ना, ये उसका आखिरी हरबा था। सादिया बस एक लम्हे को डगमगा गई थी। हाँ, लेकिन आपने इस मोहब्बत के नाम पर भी मुझे थप्पड़ मार दिया था, मेरी माँ से इंसल्ट करवाई थी मेरी, और वो ज़रा सा रुकी। और 15 साल आपने मुझे इस मोहब्बत का ताना दिया है। आरफीन, मैं मानती हूँ वो मेरी कच्ची उम्र की गलती थी, जो
آپ نے آج تک معاف نہیں کی۔ یاد ہے مجھے کہ کس طرح آپ نے مجھے اس محبت کے نام پر رسوا کیا تھا۔ وہ بولی، آرفین میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے شادی کریں۔ میں اگر آپ سے محبت کرتی بھی تھی تو وہ میرا مسئلہ تھا۔ آپ کی اور وردہ کی شادی کے ساتھ ہی میری آپ سے وہ محبت بھی ختم ہو گئی۔ میں صرف 21 سال کی تھی جب میری آپ سے شادی ہوئی۔ عارفین میں انسان نہیں تھی کیا؟ وہ چیخ پڑی۔ عارفین خاموش رہ گیا۔ کتنی بار دھتکارا آپ نے مجھے، دھکے دیے، تھپڑ مارے، مجھے باور کروایا کہ میری آپ کی نظروں میں ٹکے آنے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ کتنی بار مجھے اپنے کمرے سے باہر نکالا، مجھے بس آپ کے بچے پالنے تھے عارفین۔ وہ کہتی چلی گئی، اور الٹا مجرم بھی مجھے ہی بنا دیا۔ خود سرخرو ہو گئے کہ عارفین کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو بھلا ایک بے اولاد کو کب تک بسائے رکھتا۔ میں کیا کیا بلاؤں عارفین طاہر؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ 10ویں کلاس میں تھی جب اسے عارفین طاہر پر کرش ہوا تھا۔ اسے اپنا وہ ہینڈسم سا کزن یکلخت ہی بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ جانے انجانے میں ہی وہ اس کا انتظار کیے جاتی۔ وہ گاؤں آتا تو اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ گھر میں موجود البمس میں اس نے عارفین کی ساری تصویریں نکالنی تھیں۔ ان دنوں عارفین طاہر اس کی کل کائنات بن گیا تھا۔ عارفین کے والد شہر منتقل ہوئے تو وہ ہر ہفتے شہر چلی آتی۔ عارفین کے سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتی۔ صحیح معنوں میں ان دونوں اس کے پیچھے پاگل ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اپنی کم عقل دوستوں کے کہنے پر اس نے عارفین سے اظہار محبت کر دیا۔ ایک قدر سرخ گلاب اور ایک تحفہ لے کر اکیلی اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ تب وہ محض 16 سال کی ایک انتہائی بے وقوف قسم کی لڑکی تھی، جس کی سہیلیاں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھیں۔ اسے اکسا کر انہوں نے اظہار محبت کرنے بھیج دیا۔ تب عارفین اور وردہ کی محبت کی شروعات ہی ہوئی تھی۔ آئی لو یو عارفین۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب دیکھ کر عارفین کا پارا 100 پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اس پر اس قدر برسا تھا کہ اسے ایک تھپڑ بھی جڑ دیا تھا۔ عمر دیکھو اپنی اور کام دیکھو، بتاتا ہوں میں تمہارے کرتوت چچا جان کو۔ وہ قہر برسا رہا تھا۔ سوری، آئی ایم سوری، ابو کو مت بتائیے گا، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز پلیز۔ وہ تو ہاتھ جوڑ جوڑ کر رو پڑی۔ عارفین نے اس کی ایک اچھی ہی بےعزتی کی تھی، اور پھر اس کی معافی مانگنے کے باوجود اس کی ماں کو بتا دیا تھا۔ بس پھر سعدیہ تھی اور اس کی ماں کا جوتا، انہوں نے اس کی اچھی ہی پھینٹی لگائی تھی۔ اس دن کے بعد سے سعدیہ مرزا کے سر سے عارفین طاہر کی سو کالڈ محبت کا بھوت ایسا اترا کہ دوبارہ اس نے عارفین کا نام تک نہ لیا۔ اسے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ عارفین اگر اس کی امی کو نہ بھی بتاتا تو کیا تھا، کچھ ہی ہفتوں بعد عارفین اور وردہ کی شادی طے ہو گئی، اور وہ سب کچھ بھلا کر اس کی شادی کی تیاریوں میں جت گئی۔ آمش کی پیدائش کے بعد وہ پوری طرح سے اس کے لیے عارفین بھائی ہو گیا تھا۔ آمش کی محبت اس کے لیے ہر چیز پر حاوی ہو گئی تھی۔ ہر ہفتے وہ اس کی خاطر شہر چلی آتی تھی، لیکن یہ سب صرف اس نے بلایا تھا، عارفین نے نہیں۔ تبھی تو جب سعدیہ نے شادی کے بعد اس کی طرف پیش رفت کی تو عارفین نے اس کی اسی بچگانہ محبت کا تھپڑ بھی اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ سب جانتا ہوں میں کہ یہ سارا تمہارا ہی چلایا ہوا چکر ہے۔ نہ جانے کون کون سی بددعائیں دیں تم نے وردہ کو، جو وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ تمہیں آگ لگی پڑی تھی میرے کمرے میں میرے بستر تک آنے کی۔ عارفین نے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، بکواس بند کرو۔ سب یاد ہے مجھے کہ کیسے بے شرموں کی طرح تم پھول لے کر میرے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اس کی گردن دبائی جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری عارفین، آئی ایم سو سوری۔ وہ بلبلائی جا رہی تھی۔ خبردار جو آئندہ مجھے اس کمرے میں نظر آئیں، حشر کر دوں گا میں تمہارا۔ ایک بار پھر اس نے سعدیہ کو اپنے کمرے سے نکال باہر کیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر خاموشی سی تھی۔ سعدیہ حسب معمول کچن میں تھی۔ آمش وردہ کو بھی باہر لے آیا تھا۔ وہ سب کے آگے باری باری ان کا ناشتہ رکھ رہی تھی۔ عارفین اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا تھا۔ تائی امی، سعدیہ کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ ہاں بیٹے۔ تائی امی، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی، ہمیشہ آپ کی ہر بات پر سر جھکایا ہے، لیکن پلیز مجھے بار بار مجبور مت کریں تائی امی، مجھے عارفین سے کوئی حق نہیں چاہیے، پلیز۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وردہ، آپ سے بھی میری منت ہے کہ میرا جتنا تماشا بننا تھا وہ بن چکا، پلیز اب اور مت بنائیں۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، نہ آپ سے نہ عارفین سے۔ خدا کے لیے مجھ پر ترس کھانا بند کر دیں۔ وہ وردہ کی طرف مڑی تھی۔ جب مجھے ہی اس زندگی میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے۔ جہاں اتنے سال گزر گئے وہاں باقی بھی گزر جائیں گے۔ میں آج ابھی اپنا ہر حق عارفین کو معاف کرتی ہوں۔ وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ عارفین نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کی اب نہ تو کوئی طلب ہے اور شاید نہ ہی کوئی ضرورت، وہ کہہ ہی گئی تھی۔ عارفین کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اچھا تو اب باقی تمہیں میری کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اسے غصہ آ گیا۔ نہیں تو پھر اس گھر میں رہ کر کیا کرو گی؟
میں نے 15 साल पहले अपनी जिस ज़रूरत की खातिर तुमसे शादी की थी वो तो कब की पूरी हो चुकी। मेरे बच्चे अपने कदमों पर खड़े हो चुके हैं, मेरी बीवी सेहतयाब होकर वापस आ चुकी है। आज अगर तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है सादिया मिर्ज़ा। वो खड़ा हो गया। और अगर तुम्हें आरफीन ताहिर के साथ की भी कोई ज़रूरत नहीं तो यकीनन उसके नाम की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस घर में जो तुम्हारा काम था वो पूरा हो गया। मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, हमारी फैमिली में तुम कहीं पर भी नहीं हो, तो फिर भला तुम इस घर में भी क्यों खड़ी हो? वो उसके सामने आया था। आरफीन, वर्दा ने बोलना चाहा लेकिन उसने इशारे से उसे चुप करवा दिया। सिर्फ एक निकाह का ही रिश्ता बचा है ना हमारे बीच, तो उसे तोड़ देना भी क्या मुश्किल है। जब मेरा तुम पर और तुम्हारा मुझ पर कोई हक ही नहीं है तो फिर भला मेरे शौहर और तुम्हारे बीवी कहलाए जाने का क्या जवाब है भला? वो बोला। क्या चाहते हैं आप? उसने पूछ ही लिया था। मुझे तुम पर अपना हर हक जताना है। मैंने हमेशा आपके हर फैसले के आगे सर झुकाया है, लेकिन इस बार नहीं। आप ज़बरदस्ती करना चाहें तो आपको अख्तियार है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से अपना आपको नहीं सौंपूंगी। वो मजबूती से बोली थी। तो फिर निकल जाओ मेरे घर से, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। उसके कहते ही सबकी आंखें फट गईं। डैड, वो हमारी मॉम है। तुम्हारी माँ वो है जिसने तुम्हें जन्म दिया। ये सिर्फ तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी है जो आज के बाद नहीं रहेगी। आरफीन पत्थर हो गया था। जाओ, इस घर को तुम्हारी मजीद कोई ज़रूरत नहीं है, वो बोला। सादिया ने एक शिकवा की नज़र उस पर डाली थी। वो हर तरह से एक मर्द बनकर जीतना चाहता था। कभी इस पर 15 साल का हक ना जताकर और कभी उस पर ज़बरदस्ती का हक जताकर। आरफीन, मेरे बच्चे हैं यहाँ। उसके दिल पर हाथ पड़ा था। वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं डैड, मॉम ने 15 साल हमें पाला है। आइस जोर से बोला। शट अप। आरफीन शायद पहली बार उस पर इतनी जोर से धाड़ा था। उसने धीरे से अपने आंसू खुश्क करते हुए अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा था। मॉम, आंशा और आइस तड़प गए। आमिश खामोश बैठा था। सादिया, रुको। वर्दा ने खड़ा होना चाहा लेकिन आरफीन ने उसे रोक दिया। जाने दो इसे। सादिया ने बाहर की जाने कदम बढ़ाए थे। मेरी एक बात याद रखना सादिया, कि तुम इन्हीं कदमों पर पलटकर दोबारा इस घर में आओगी और अपनी मर्जी से अपना आप मेरे हवाले करोगी। भाड़ में गए तुम्हारे सो कॉल्ड 15 साल। तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चों की नज़रों में गिर गया हूँ, एक मुजरिम बन गया हूँ। सो तलाक तो मरकर भी नहीं दूंगा तुम्हें। आरफीन कहता चला गया। कोई आम बंदा सुनता तो बात इतनी बड़ी नहीं थी। बस एक शौहर अपनी बीवी पर हक ही तो जमाना चाह रहा था, लेकिन बात इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब बात एक शौहर की अना पर आ गई थी। 15 साल पहले अगर आरफीन ताहिर ने उसे धुतकार दिया था तो शायद वो हक बजाने था, क्योंकि उसके पास सादिया के करीब ना आने की बेशुमार वजूहात थी। वो वर्दा से बहुत मोहब्बत करता था। उन्होंने 5 साल इकट्ठे गुजारे थे। सो उसे अपनी बीवी से वफा निभानी थी। उसकी जान से प्यारी बीवी कोमा में थी, सो उसे सिर्फ और सिर्फ उसे वक्त देना था। वो एक सफारतकार था, सो उसका काम ही मुल्क से बाहर रहना था। उसके बच्चे अभी छोटे थे, सो वो सादिया के करीब ना भी गया तो क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात कि वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब था, लेकिन अब उसे अपने करीब आने की इजाज़त ना देने के लिए सादिया के पास भला क्या जवाब था। सिर्फ ये कि 15 साल गुजर चुके थे और दुनिया की नज़रों में ये जवाब कुछ भी नहीं था। सादिया उसी दिन अपने मैके आ गई थी और उसकी सबसे बड़ी गलती कि उसने आते ही अपनी माँ को सब कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि आरफीन को अपने धुतकारे जाने का वक्ती गुस्सा है जो शायद उतर जाए। वो कुछ ही दिनों में मुल्क से बाहर चला जाएगा और उसे दोबारा वापस बुला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार एक बीवी ने एक शौहर को ही नहीं, एक औरत ने एक मर्द को भी ठुकरा दिया था। अगले ही दिन वो गांव पहुंच गया। सादिया की तबीयत ठीक नहीं थी, सो वो अपने कमरे में ही रही। उसे तब पता चला जब परवीन रात को उसके कमरे में आई। ये कौन सा नया तमाशा रचाने लगी है अब तू सादिया? वो काफ़ी गुस्से में थी। कौन सा तमाशा? घर छोड़कर क्यों आई है? अम्मी, आरफीन ने निकाला है मुझे, वो बोली। उसे शदीद बुखार हो रहा था। सादिया, अगर वो अब तेरी तरफ मुआइल होना चाहता भी है तो हर्ज ही क्या है इसमें, वो बोली। आरफीन आया था, हाँ, और सब कुछ बताकर गया है मुझे कि कैसे तूने शादी के बाद भी उसे उसका हक नहीं लेने दिया। तुझे उस पर तब का गुस्सा था जब उसने तेरी बेहयाई की शिकायत लगाई थी मुझे, और तेरी इस हठधर्मी की वजह से उसे मुझसे झूठ बोलना पड़ा। वो परवीन की बातें सुनकर दंग रह गई। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, फिर क्यों उसे धुतकार रही है? वो चीखी। अम्मी, उसे 15 साल बाद याद आया मेरी तरफ आना। उसे रोना आ गया। देख सादिया, वो भी सिर्फ मुझसे बात करके गया है। उसने साफ कहा है कि सादिया पर जोर ज़बरदस्ती की गई है, तभी तो उसे उसका हक जताने नहीं देती। चल, अगर शादी के शुरू दिनों में वो तेरी तरफ नहीं भी आया तो क्या हुआ? उसका सदमा भी तो देख कितना बड़ा था, वो बोली। अम्मी, वो सारा इल्ज़ाम मेरे सर धर गया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब 15 साल उसने मुझ पर हक नहीं जताया
तो फिर अब क्या आफत आ गई है, वो चीख पड़ी थी। बकवास बंद कर ले, अगर तेरे अब्बू और भाइयों को पता चल गया तो तेरी खैर नहीं। आरफीन ने कभी कोई कमी होने दी तुझे जो तू ऐसे कर रही है? परवीन बस अपनी ही कहे जा रही थी। उसने अपना सर पकड़ लिया। आरफीन ने बिल्कुल ही इंसानियत खो दी थी। वो बस किसी भी तरह उसे अपने सामने झुकाने के लिए दर पे था। कुछ ही दिनों बाद सुरैया और वर्दा खुद आई। परवीन तो वर्दा को अपनी दहलीज पर देखकर ही सब कुछ भूल गई थी। आंटी, मुझे दिली अफसोस है सादिया के लिए। उसके साथ बहुत ज्यादती की है आरफीन ने, लेकिन अभी उम्र ही क्या है उसकी। आंटी, मेरे ख्याल से उसे एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, वर्दा ने कहा। परवीन, मैंने सादिया को हमेशा अपनी बेटी समझा है, लेकिन इस बार वो फजूल जिद कर रही है। आरफीन शर्मिंदा है और अजाला करना चाहता है, तो सादिया को भी चाहिए कि सब कुछ भूल जाए। सुरैया बेगम भी वर्दा की हमनवा थी। उस रात परवीन फिर से सादिया पर बरस पड़ी। चल उठ, मैं अहमद से कहती हूँ तुझे वापस छोड़कर आए। वो बहुत गुस्से में थी। अम्मी, मुझे नहीं जाना वापस, उसने निकाला है मुझे घर से। बकवास मत कर सादिया। बस उसके थप्पड़ लगने की कसर रह गई थी। आरफीन ने बस एक दो हफ्ते ही उसका इंतजार किया और फिर उसके मैके पहुंच गया। सादिया के अबू घर पर ही थे। अंकल, मैं सादिया को लेने आया हूँ। इस बार उसने एक और पता खेला था। उन्होंने सादिया को बुलवा लिया। अबू, मुझे अभी नहीं जाना। क्यों सादिया? उसने आरफीन की तरफ देखा। अबू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिनों बाद। आरफीन ने उसकी बात काट दी। अंकल, ये मुझसे लड़कर यहाँ आई है। वो इन्हें सारा झूठ सच सुनाता चला गया। अबू, ऐसा नहीं है, मैंने बस ये कहा कि अब मुझे आरफीन से कोई हक नहीं लेना, वो बोली। अंकल, अगर ये अलग होना चाहती है तो इससे पूछ ले, मैं इसे तलाक देने को तैयार हूँ, वो बोला। खुदा ना करे आरफीन बेटे, तलाक क्यों लेगी भला ये? परवीन तड़प गई। सादिया, अपना सामान लेकर आओ, उसके अब्बू ने तहमकाना लहजे में कहा। अबू प्लीज, आप मेरी बात भी तो समझे। वो बेबसी से रो पड़ी। क्या समझूं मैं? तुम दोनों मियाँ बीवी के आपस के मामलात अब यूं सरेआम सुनूंगा मैं? किसने पेशरफ्त की और किसने धुतकार दिया, कौन हक जताता है और कौन नहीं, कौन किसकी तरफ माइल होता है और कौन पीछे हट जाता है, ये कोई समझने वाली बातें हैं सादिया? वो बोले। अबू, मैं बस ये कह रही हूँ कि जब 15 साल हक नहीं जताया तो अब भी मत जताएं, वो बोली। और अगर जता लेगा तो फिर क्या हो जाएगा? परवीन को गुस्सा आ गया। आंटी, अहमद से कहिएगा कि एक दो दिन बाद इसे छोड़ जाए। वो एक फातिहाना सी निगाह उस पर डालते हुए वापस आ गया था। अगले 2 दिन उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। हर किसी की नज़रों में वो गिरती जा रही थी। उसके माँ बाप के नज़दीक तो सिरे से उसकी जिद ही फजूल थी। आरफीन की बातें सुनकर परवीन ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने 15 सालों में एक बार भी सादिया की तरफ कदम नहीं बढ़ाए होंगे। इन्हें याद था जब सादिया ने कच्ची उम्र में उससे मोहब्बत करने की गलती की थी, और वो यही समझ रही थी कि सादिया शायद इस वजह से आरफीन से कतरा रही थी। और अगर सादिया की बातें दुरुस्त भी थी तब भी वो उसके साथ नहीं थी। अगर उसका शौहर 15 साल बाद उसकी तरफ माइल हो रहा था तो उसे धुतकारने का उसे कोई हक नहीं था। वर्दा खुद चलकर उनकी दहलीज तक आई थी। भला कौन औरत अपनी सौगन के लिए इतना कुछ करती है? वो खुशी से अपना शौहर उसके साथ बांटने के लिए तैयार थी, खुद आगे बढ़कर उसे उसका हक दिलवा रही थी। तो फिर भला सादिया को क्या तकलीफ थी? आंशा और आइस दोनों उससे मिलने आए थे। दोनों उससे लिपट कर रोते रहे थे। उनके नज़दीक अब अगर उनका बाप उसे उनकी माँ का रुतबा दे रहा था तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए था। वो उसे वापस आने का कह रहे थे। सुरैया बेगम सुबह शाम परवीन को कॉल्स कर रही थी और बार बार सादिया के वापस आने का कह रही थी। इन सब के नज़दीक आरफीन इतना भी कसूरवार नहीं था जितना सादिया ने उसे बना दिया था। वो अगर शादी की शुरुआत में उसकी तरफ माइल नहीं हो सका तो फिर क्या था? वो इतने बड़े सदमे से गुजरा था। सादिया को उसे माफ़ कर देना चाहिए था और उससे अपना हक ले लेना चाहिए था। उस रात उसे शदीद बुखार हो गया। सोच सोच कर उसकी नसें फटती जा रही थी। उसके अब्बू ने फैसला सुना दिया था और कल वो वापस जा रही थी। इन्हीं कदमों जिन कदमों से वो यहाँ आई थी, और जाहिर है उसके जाते ही आरफीन ने सबसे पहले उससे अपना हक वसूलना था। उस रात भी वो अपने कमरे में थी। बुखार की शिद्दत से उसे बार बार पसीना आ रहा था। परवीन आज उसे अस्पताल भी लेकर गई थी। वो शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आ जाओ, उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। आमिश को अंदर आता देखकर वो उठकर बैठ गई। आमिश ने गौर से उसे देखा। चंद दिनों में ही उसकी आंखें अंदर को धंस गई थीं। आमिश, मैं सुबह आ जाऊंगी वापस। उसे लगा कि शायद बाकियों की तरह वो भी उसे वापसी के लिए कायल करने आया है। शादी, आई एम सॉरी, मैं ये ही समझता रहा कि आपने डैड से शादी करके मेरी मम्मा के हक पर डाका डाला है। वो बेजान होकर घर से दर बदर होकर रुलती रही।
اور پیچھے سے آپ उनकी जगह पर ऐश करती रहीं, उनके शौहर पर हक जमाती नहीं, उनके घर और बच्चों की दावेदार बन गई। वो बोला। सादिया ने आंखों में आया पानी साफ किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कहते कहते रुक गया और उसकी तरफ देखा। आप क्या चाहती हैं? उसने पूछा। मैं बस इस घर में वैसे ही रहना चाहती हूँ जैसे 15 सालों से रह रही हूँ। मैं बस अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम तीनों के साथ वैसे ही गुजारना चाहती हूँ जैसे 15 सालों से गुजार रही हूँ, और मैं आरफीन से मरते दम तक इतने ही फासले पर रहना चाहती हूँ जितने फासले पर पिछले 15 साल से हूँ। वो कहना शुरू हुई। आमिश, कोई भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे माँ बाप को बस किसी भी तरह मुझे मेरे शौहर के साथ बसाए रखना है। ताई अम्मी को ये फिक्र है कि वो मरते दम मेरे सामने सुरखरू होकर जाए। तुम्हारी माँ को बस अपना गिल्ट ख़त्म करना है, और तुम्हारा बाप, उसे बस अपनी अना की तस्कीन करनी है। उसे बस मुझे एक बार वापस इस घर में ले जाकर मुझ पर अपना तसल्लुत जमाना है। ये साबित करना है कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे मुझ पर हक जमा सकता है, चाहे 15 साल बाद ही सही। वो रो रही थी। आमिश खामोश बैठा रह गया। कोई मेरी बात नहीं समझ रहा। आमिश, मैं 21 साल की थी जब मेरी आरफीन से शादी हुई। मैं क्या इंसान नहीं थी? मेरी क्या इमोशंस नहीं थी? मेरा क्या नफ्स नहीं था? 15 साल मैंने एक बीवी होने के बावजूद शौहर की मोहब्बत के बगैर गुजार दिए। वो मेरी जवानी के दिन थे आमिश। मुझे भी अपने शौहर के लिए सजना था, संवरना था, उसकी तारीफें समेटनी थी, उसके दिल में उतरना था। क्या मेरा हक नहीं था कि मेरा शौहर भी मुझसे मोहब्बत करता, मुझे अपना कुर्ब बख्शता? वो बिलक बिलक कर रोती थी। आमिश, मैं जानती हूँ, या मेरा खुदा, कि मैंने शादी के बाद के दिन कैसे गुजारे हैं। मैं आरफीन की बीवी थी तो मुझे क्या इसकी ज़रूरत नहीं थी? 15 सालों में एक पल के लिए भी वो मुझे नहीं मिला, और अब जब मैंने अपना दिल ही मार दिया, नफ्स ही मार दिया, तो सबको मेरे हक का ख्याल आ गया। वो बोली। नहीं दिल करता मेरा अब उसके करीब जाने को, नहीं दिल करता उसकी कुर्बत पाने को। कोई मेरी बात नहीं समझता आमिश, कि मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है। वो अपना सर अपने हाथों में गिरा गई थी। आमिश धीरे से उठकर उसके पास आया था। आई एम सॉरी सादी, आई एम सो सॉरी मॉम। उसने बहुत मोहब्बत से उसका तपता हुआ वजूद अपने मजबूत हिसार में लिया था। वो सभी नफूस रात के खाने पर जमा थे जब आमिश उसे अपने साथ लिए लाउंज में दाखिल हुआ। सभी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। आरफीन के लबों पर उसे देखकर एक फातिहाना सी मुस्कुराहट उभर आई थी। मॉम, थैंक गॉड आप आ गई। आनिशा और आइस दोनों उससे लिपट गए थे। कैसी हो सादिया? वर्दा खुद उठकर उससे मिली थी। तुम्हें तो बुखार है, मेडिसिन ली है मैंने, ठीक हो जाएगा। वो बोली। बैठो, खाना खाओ। वर्दा ने कहा। मुझे भूख नहीं है। फिर चाय बना लो और मेरा कप लेकर ऊपर मेरे बेडरूम में आ जाना। आरफीन कुर्सी खिसकाकर खड़ा हुआ और एक भरपूर नज़र उस पर डालकर बहुत कुछ जता गया। सादिया सिर्फ अपना कप लेकर यहाँ से अपने ही कमरे में जाएंगी डैड, आपके बेडरूम में नहीं। आमिश की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए थे। वर्दा ने चौंक कर उसे देखा। आमिश, स्टे आउट ऑफ इट, ओके? आरफीन ने ज़रा सख्ती से कहा। नो डैड, यू स्टे अवे फ्रॉम हर प्लीज़। वो सादिया के बिल्कुल बराबर में खड़ा था। आमिश, वर्दा ने बोलना चाहा, लेकिन आमिश ने इन्हें खामोश करवा दिया। कम से कम इंसाफ तो करें ना डैड। 15 साल आपने सादिया को खुद से दूर रखा अपनी मर्जी से, तो अब कम से कम 15 साल तो इन्हें भी अपनी मर्जी करने का हक देना। फिर 15 साल बाद देख लीजिएगा कि क्या करना है। वो बोला। आमिश, शट अप। आरफीन को गुस्सा आया था। डैड, सादिया की बात इतनी मुश्किल तो नहीं है जो आप पढ़े लिखे बाशऊर लोगों को समझ नहीं आ रही कि उनका दिल मर गया है। तो भला अब 15 सालों से मरे हुए दिल को कैसे दोबारा जिंदा कर देंगी वो? सादा सी बात है कि मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे पानी का एक घूंट तक नहीं पिला सकता। बताएं मॉम, आपकी मर्जी के बिना डैड आपको छू भी सकते हैं क्या? आप बताएं दादी, कि आपकी मर्जी के बिना कोई आपसे कुछ मनवा सकता है क्या? वो कहता चला गया। सभी खामोश थे। डैड, हम किसी जानवर को भी उसकी मर्जी के बिना अपना नहीं बना सकते, तो ये तो फिर एक जीती जागती औरत है। इन्हें कैसे तस्वीर कर लेंगे आप? वो बोला। सादिया के आंसू निकल आए थे। सिर्फ एक लम्हे के लिए खुद को सादिया की जगह पर रखकर सोचे मम्मा, कि आप 15 साल बाद किसी के कहने पर अपनी तरफ पलटने वाले शौहर को कबूल कर लेती। वो वर्दा की तरफ मुड़ा था। वो बस सादिया की तरफ देखती रह गई। प्लीज़ बस करें आप लोग। 15 साल थोड़ा तमाशा बना है इनका, जो अब फिर आप सब उनके पीछे पड़ गए हैं। मेरी एक बात आज और भी सुन लें डैड। मेरी मॉम अपनी मर्जी से अपना आप आपको सौंपना चाहें तो ठीक, लेकिन आप उनकी मर्जी के बिना उनकी जानिब कोई पेशरफ्त नहीं करेंगे। आमिश आरफीन के सामने खड़ा हो गया था। तो ठीक है, जब ये मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती तो मैं इसे तलाक दे देता हूँ। वो बोला। दे दें, लेकिन तलाक के बाद भी ये इसी घर में रहेंगी, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, ये मेरी हलीमा सादियाँ हैं।
और मुझे मेरी माँ की तरह ही अजीज़ है। आमिश के मजबूत बाजू ने सादिया के नातवा कंधों के गिर्द हिसार बनाया था। डैड, हम दोनों हमेशा मॉम के साथ रहेंगे क्योंकि 15 साल वो हमारे साथ रही हैं, आप नहीं। भले ही आप इन्हें तलाक दे दें, लेकिन ये इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। आंशा और आइस दोनों उसके आगे चट्टान बन गए थे। आरफीन ने जैसे हार कर सादिया को देखा। ये मेरे बच्चे हैं, वो जैसे बेबस सा हो गया। और मैं किसकी हूँ? उसने धीरे से पूछा था। आमिश उसे अपने कंधे से लगाए खड़ा था। आंशा ने उसका बाजू थाम रखा था। आइस ने अपना सर उसके कंधे पर रखा हुआ था। उसके वो तीनों जिगर गोशे इस लम्हे उसके बजाय सादिया के साथ थे। ये सब तुम्हारा किया धरा है। उसने पर्दा की तरफ देखा। सॉरी आरफीन, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वो बीच मंदार में उसे अकेला छोड़ गई थी। आरफीन ने एक लंबी सांस भरते हुए सादिया की तरफ पेशकदमी की थी। छोड़ो मेरी बीवी को, उसे आमिश के हिसार से निकालते हुए वो अपने सीने से लगा गया था। सॉरी फॉर एवरीथिंग इवन दो आई नो दिस इज नॉट इनफ। वो बहुत नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए बोला था। मुझे मेरे माँ बाप की नज़रों में रुस्वा कर दिया आपने। वो रोई थी। मैं खुद अजाला करूँगा, वादा करता हूँ तुम्हारी सारी इज्जत वापस दिलवाऊंगा, वो बोला था। आंशा और आइस दोनों जोर से उससे लिपट गए थे। दूर हटो मुझसे, तोता चश्म उलाद, आरफीन के कहते ही इन दोनों का कहका निकला था। वर्दा भी हंसने लगी थी। अब चाय बना दो और मेरा कप ऊपर बेडरूम में दे जाना, उसने गनखियों से आमिश की तरफ देखते हुए सादिया से कहा था। आज से सादिया का दाखिला ऊपर वाले बेडरूम में और आपका दाखिला सादिया कमरे में बिल्कुल ममनू है। वो उंगली उठाकर बोला तो वर्दा की हंसी निकल गई। वो यार चाय का कप पकड़ाने तो आ ही सकती है। वो बमुश्किल अपनी हंसी रोके हुए था। डैड, आपका कोई भरोसा नहीं कि चाय का कप पकड़ते पकड़ते आप मेरी मॉम को ही पकड़ लें। लो, अपना कप खुद लेकर जाए। आमिश के कहते ही आरफीन का रुका हुआ कहका उबल ही पड़ा था और सादिया सुर्ख होती हुई किचन का रुख कर गई थी।